विकास की दिशा में एक अहम कदम है डिजिटाइजेशन। इससे न सिर्फ हमारे काम आसान हुए हैं बल्कि ग्लोबल रीच भी बढ़ी है। क्या है ये ऐप और किसानों के लिए किस तरह से फायदेमंद है? जैसे कि नाम है मेघदूत, यानी बादलों के बारे में जानकारी। क्या है टोकनाइजेशन? जो भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अपना इस्तेमाल करते हैं उनकी सेफ्टी के लिए आरबीआई टोकनाइजेशन लेकर आया है। इस बार हम आपको जिस योजना की जानकारी दे रहे हैं वो एक ऐसी योजना है जिसने देश के बागवानी क्षेत्र को नई ऊंचाइयां प्रदान की है। डिजिटल किसान इस रविवार 5 मार्च शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण मंगलवार 7 मार्च शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डिजिटल किसान के प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम डिजिटल किसान में। मैं हूं आपके साथ रिंकी त्यागी। विकास की दिशा में एक अहम कदम है डिजिटाइजेशन। इससे न सिर्फ हमारे काम आसान हुए हैं बल्कि ग्लोबल रीच भी बढ़ी है। अब एक खेतीहर सिर्फ अपने राज्य या देश तक ही सीमित न रहकर विदेशों तक भी आसानी से पहुंच रहा है और इस सब में उसे एजुकेट करने में हेल्पफुल साबित हो रहा है हमारा ये कार्यक्रम डिजिटल किसान। आपको बता दें कि हमारे इस प्रोग्राम में 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला डिजिटल पाठशाला, जहां हम ऑनलाइन ऐप्स और उन्हें कैसे यूज करें इसकी बात करते हैं। दूसरा अर्थनीति, जिसमें बैंकिंग और ट्रेडिंग की बात होती है। तीसरा और आखिरी सेगमेंट सरकारी योजनाओं से लाभ, जिसमें किसानों से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है। डिजिटल किसान की डिजिटल पाठशाला में आज हम बात करेंगे खास तौर से किसानों के लिए क्रिएट किए गए मेघदूत ऐप की। ये ऐप कब और क्यों क्रिएट किया गया, कैसे काम करता है, किसानों के लिए कितना फायदेमंद है, ये सारी जानकारी आज आपको देंगे स्टूडियो में मौजूद हमारे एक्सपर्ट आनंद शर्मा जी, जो IMD के फॉर्मर ADG हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे स्टूडियो और हमारे प्रोग्राम डिजिटल किसान में। जैसा कि आज हमारे व्यूअर्स को हम जानकारी देने वाले हैं मेघदूत ऐप के बारे में। नाम से ही जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं मौसम से संबंधित ऐप है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे डिटेल में कि क्या है ये ऐप और किसानों के लिए किस तरह से फायदेमंद है। जी बिल्कुल, जैसे कि नाम है मेघदूत, यानी बादलों के बारे में जानकारी। तो ये ऐप जो है स्पेशली जो है भारत मौसम विभाग और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे और ICAR इन सब ने मिलकर, और इक्रिसैट हैदराबाद का भी इसमें रोल है, तो ये बनाया है। और ये खासकर बनाया गया है किसानों के लिए, जिससे कि किसान भाइयों को हमारे मौसम की जानकारी और जिस तरह से वो कृषि कार्य करते हैं या एनिमल हस्बेंड्री, मतलब जानवर वगैरह पालन करते हैं, हनी बी यानी कि शहद की मक्खी का पालन करते हैं, मच्छी जो है मत्स्य उसमें रिलेटेड उसमें इन्वॉल्व हैं, तो उन सबको एक ही पोर्टल पर, एक ही जगह पर, प्लेटफॉर्म पर ये सारी जानकारी उपलब्ध करा दी जाती है और सिंपल भाषा में ये सब जानकारी दी जाती है, जिससे कि वो उसका पूरा फ़ायदा उठा सकें और बेटर क्रॉप मैनेजमेंट कर पाएँ। तो सर, क्योंकि बहुत कमाल का ऐप है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे फार्मर्स को ये बताएं कि इसको डाउनलोड करने का तरीका क्या है। जी बिल्कुल सिंपल है। आप कहते हैं गूगल में प्ले स्टोर पे जाएं और वहाँ पर
मेघदूत आप इसमें मतलब लिखेंगे तो ये आपके सामने अपीयर होगा और उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। 20 MB के आसपास का ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है और इजी टू डाउनलोड है। उसके बाद इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल जैसे आप इसको करेंगे तो उसके बाद आपसे सवाल पूछा जाएगा, अपना मोबाइल नंबर दीजिए, आप मोबाइल नंबर डालें। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपकी लोकेशन यानी कि आप कौन से स्टेट से हैं, आप स्टेट की जानकारी दें। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट, तहसील या गांव की जानकारी, वो आप सब भर दें। और फिर आपसे पूछा जाएगा आप किस भाषा में इसको ये जानकारी उपलब्ध, एंड्रॉयड iOS दोनों प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। काफ़ी आसान है और आपने जी। बताया कि ये साथ ही साथ रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है, तो आपकी कोई भी भाषा है आप बड़ी आसानी से इस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, हमने रजिस्ट्रेशन जान लिया, बात आएगी फीचर्स की। क्या कुछ फीचर्स इसमें दिए गए हैं? और जहाँ तक फीचर्स की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा फीचर जो है कि आपको मौसम, और दूसरा है जो है जो कृषि से रिलेटेड कार्य होते हैं। तो मौसम में भी दो हैं। एक तो आपको पिछले हफ्ते का जो है समरी यानी पास्ट 1 वीक समरी, जो पिछले एक हफ्ते में कैसा मौसम रहा उसकी जानकारी उसमें दे दी जाती है। और अगले 5 दिनों में किस तरह का मौसम रहने वाला है उसमें भी खासकर कि वर्षा कितनी होगी और उसके तापमान कितने रहेंगे, अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान, हवा की दिशा और गति, और उसके साथ अपेक्षित आर्द्रता कम और अधिक जितनी रहेगी वो सारी जानकारी जो है आपको उपलब्ध हो जाएगी। जिससे कि अब यदि 5 दिन का पूर्वानुमान दे दिया गया है तो किसान भाई उस पूर्वानुमान को ध्यान में रखते अपने विभिन्न जो कार्य होते हैं कृषि से रिलेटेड उसको मतलब कर सकते हैं। यदि मान लीजिए सोइंग करनी है तो यदि वर्षा हो चुकी है पास्ट वीक में तो उसके निर्णय ले सकते हैं। यदि फसल तैयार पड़ी हुई है और वर्षा ज़्यादा आने वाली है तो आप पहले से उसको हार्वेस्ट करके सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं। तो ये एक जगह पे, और ऐसे ही आपको एनिमल हस्बेंड्री, आप जानवर वगैरह हैं आपके, तो उनको किस तरह का फॉडर खिलाना है जी। और उसके साथ वैक्सीनेशन के प्रोग्राम यदि कहीं हो रहे हैं, कोई बीमारी का खतरा है तो वैक्सीनेशन कराना है। ये सब जानकारी जो है बड़ी सिंपल भाषा में और जैसे कहा उस रीजन की, जिस रीजन में आप रह रहे हैं उस भाषा में आपको उपलब्ध करा दी जाती है। सर, यहाँ पर यह भी जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि ये ऐप पर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। क्या कोई हेल्पलाइन नंबर या कोई ऐसा नंबर है कि जहाँ पर सीधे इस ऐप के थ्रू हमारे फार्मर्स जो हैं एक्सपर्ट की सलाह ले पाएँ? देखिए, वैसे तो वो कहते हैं मौसम विभाग में भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं जी। और उसके साथ साथ जिस स्टेट में आप हैं उस स्टेट में अलग अलग, देखिए हमारे पास के दामूज हैं, डिस्ट्रिक्ट एग्रोमेट फील्ड यूनिट, जहाँ पे ये एक्सपर्ट रहते हैं। मौसम विभाग से उनके पास मौसम का पूर्वानुमान आ जाता है और इन एक्सपर्ट्स के पास जो सारे एक्सपर्ट्स रहते हैं कृषि से रिलेटेड, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड, तो वो दामूज रहते हैं। तो वो जो दामूज के एक्सपर्ट हैं और साथ साथ जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं और एक्सटेंशन डिपार्टमेंट्स हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पे उन्होंने टेलीफोन लाइंस दी हुई हैं। यदि किसान को इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना है, उसके बाद जानकारी तो आ चुकी है मेघदूत ऐप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी उसके ऊपर आती है जानकारी। मान लीजिए उसके पास कोई कन्फ्यूजन है, वो कुछ जानना चाहता है आपसे, तो वो सीधा उस कहते फ़ोन नंबर पर डायल करेगा। जैसे ही पंतनगर की मैं एग्जांपल देता हूँ, तो वहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में जैसे ही वो नंबर वहाँ जाएगा तो उनसे वो पूछा जाएगा कि भाई आप कौन से रीजन से बात कर रहे हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहे हैं, कौन सी फसल लगाते हैं और आपकी प्रॉब्लम क्या है। मान लीजिए आपकी प्रॉब्लम किसी बीमारी से रिलेटेड है, तो यदि वो बीमारी जो फंगल डिजीज़ है तो पैथोलॉजिस्ट के पास आपका सवाल डाइवर्ट कर दिया जाएगा। यदि कीड़े से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो एंटोमोलॉजिस्ट को दे दिया जाएगा। तो ये एक्सपर्ट्स वहाँ बैठे रहते हैं, जो जिस तरह का सवाल होता है उस एक्सपर्ट की ओर वो डाइवर्ट कर दिया जाता है और वो आपको उस समय एकदम जो है सटीक जानकारी कि आपको क्या करना है ऐसे सिचुएशन में वो एडवाइस देते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप पर जाने के लिए फार्मर क्या कुछ कर सकते हैं, किस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं ग्रुप में, उसके लिए क्या करना उसके लिए क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट एग्रोमेट फील्ड यूनिट्स बनी हुई हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वो क्या करते हैं अपने, और कृषि विज्ञान केंद्र भी बने हुए हैं, तो वहाँ एक्सपर्ट जो है अपने अपने रीजन के जो किसान होते हैं उसके व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं। और जब भी वो जानकारी जिस तरह की मेघदूत पे मतलब ये अपलोड की जाती है, ऐसी हमारे वेबसाइट पे भी की जाती है और वही जानकारी थोड़ी संक्षिप्त में एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दी जाती है। तो मान लीजिए आप किसी एक डिस्ट्रिक्ट में हैं, जैसे पंजाब में लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो लुधियाना के जितने भी मतलब मेजर जो किसान आया होगा तो उनको इमीडिएटली वो जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। और वो रहेंगी भी एक जैसे, क्योंकि उनकी वीट लगाई हुई है तो वीट के सीज़न में तो उनकी मतलब गेहूं की जानकारी उनको मिल जाएगी और धान का सीज़न है तो धान की जानकारी मिल जाएगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप भी बड़ा इजी है कि एकदम फटाफट आप आ जाता है और आप उसको, और हाँ उसमें एक ये आता है कि आजकल शायद कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई कुछ हो सकता है, एडिशन हो सकता है। कंक्लूडिंग नोट पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि क्या कुछ इसके बेनिफिट्स हैं। देखिए, इसके सबसे बड़े बेनिफिट तो ये हैं कि एक ही जगह पर आपको मौसम की और कृषि की दोनों सलाह, मौसम पर आधारित कृषि सलाह की जानकारी मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए आपको मालूम है
फसल के क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं, उस समय यदि वर्षा ना हो तो क्या करना है किसानों को। मान लीजिए आपको कहते हैं वर्षा आने वाली है और आपने खाद लगा दी, तो आपका बह जाएगी खाद, तो उस समय आपको बताया जाएगा नहीं भाई आपके वर्षा आने वाली है, आप खाद फर्टिलाइज़र वगैरह और पेस्टिसाइड वगैरह ना छिड़के। ऐसे ही यदि आपकी फसल तैयार पड़ी और वर्षा या ओला पड़ने वाला है तो आपको बोला जाएगा कि देखिए ओला पड़ सकता है, वर्षा हो सकती है, आपकी तैयार फसल पड़ी है, चाहे वो सरसों की या गेहूं की फसल, तो आप उसको फटाफट काट के सुरक्षित स्थानों पे रख लें। बुआई कब करनी है, कटाई कब करनी है, और जितने भी कृषि से रिलेटेड कार्य हैं वो उस पर बहुत मददगार सिद्ध होता है ये, और आपकी फसल को बेटर मैनेजमेंट होता है और किसान इसके माध्यम से अपने जो है फसल को है मतलब कि बेहतर उपज ले सकता है, फ़ायदे उठा रहे हैं और अपने जो ख़राब मौसम से होने वाले नुकसान हैं उसको कम कर पा रहे हैं। तो कुल मिला के बात करें तो ये सेवा जो है मौसम और मौसम पे आधारित कृषि सलाह, ये बहुत ही बेहतरीन एक सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग और कृषि मंत्रालय द्वारा मिलकर दी जा रही है, और इससे किसानों को काफ़ी लाभ हो रहा है और इसको और अच्छा दिन पर दिन हम कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसका लाभ उठाएंगे और हमारे देश में जो है कृषि पे ज़्यादा आधारित हैं लोग, तो कृषि यदि अच्छी होती है तो हमारी इकोनॉमी भी बेहतर होती है। तो कुल मिला के इसका अच्छे फायदे और परिणाम देखने को मिल रहे हैं। जो किसान भाई बहन हैं उनको कहा ही जाता है कि देश की रीढ़ है वो, और वो ग्रो करेंगे तो देश उन्नति ऑटोमेटिकली करने ही लगेगा। और हमारी कोशिश यही रहती है कि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, जितनी भी गवर्नमेंट ने अपनी योजनाएं चलाई हैं वो हम आप तक पहुंचाएं, जिससे आप पूरी तरह से उनका लाभ उठा पाएं। और डिजिटल पाठशाला जो हमारे प्रोग्राम डिजिटल किसान का पहला सेगमेंट रहता है, उसमें यही जानकारी हम आपको देते हैं कि आपको कहीं भागना ना पड़े, आप घर बैठे सारी सुविधाएं उपलब्ध आपको हैं, तो आप उनका पूरी तरह से फ़ायदा उठाएं। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाई बहनों को इतनी बेहतरीन जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ कार्यक्रम में फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी अर्थनीति सेगमेंट में, जहां आज हम बात करेंगे आरबीआई कार्ड टोकनाइजेशन की। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है डीडी किसान पर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिजिटल किसान। अपने सेगमेंट अर्थनीति में आज हम बात करेंगे आरबीआई कार्ड टोकनाइजेशन की, और इस जानकारी को साझा करेंगे कमोडिटी एंड मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह जी, जो हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। A very warm welcome रवि जी in our studio। थैंक यू वेरी मच यहाँ पे बुलाने के लिए। जी, जैसा कि आज आपको पता ही है हम बात करेंगे आरबीआई का टोकनाइजेशन। क्या है टोकनाइजेशन? देखिए, जैसे ये नाम से ही क्लियर अंदाज़ा लग जाता है कि आरबीआई टोकनाइजेशन कार्ड जो है वो बेसिकली एक ऑनलाइन जो भी लोग ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर ऑनलाइन कोई पेमेंट करते हैं, उनके जो भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अपना इस्तेमाल करते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए आरबीआई टोकनाइजेशन लेकर आया है। और इसका जो मेन यूज़ है वो ये है कि आपको किसी भी तरीके से सेफ्टी और सुविधा प्रोवाइड की जा सके, और आपके कार्ड के जो नंबर्स हैं या फिर जो उनके डिजिटल नंबर्स हैं जो लीक हो जाते हैं, उन पे कंट्रोल किया जा सके। इसीलिए इसका नाम आरबीआई टोकनाइजेशन कार्ड रखा गया है। बिल्कुल, आपने बताया कि जो नंबर्स है उन पर कंट्रोल रखने के लिए ऐसा किया जाता है। थोड़ा सा और डिटेल में समझना चाहेंगे कि ये पूरा एक बार क्लियर हो जाए पिक्चर, तब हम आगे बढ़ें। जी बिल्कुल। देखिए, क्या होता है कि आपके पास जो भी डेबिट कार्ड होता है उसमें आपका 14 डिजिट के नंबर्स जो है वो होते हैं, और साथ में सीवीवी नंबर होता है। अब इसको आप ऐसे समझिए कि जब किसी वेबसाइट पे आप कोई ऑनलाइन पेमेंट के लिए जाते हैं तो आपके पास जनरली 2 ऑप्शंस वहाँ पर आते हैं।
पहला जो ऑप्शन होता है उसमें ये लिख होता है कि आपने वो डेबिट कार्ड की एंट्री वहाँ पर भरी उस वेबसाइट पे और अपना पेमेंट किया, बाहर आ गए। लेकिन उसी समय वहाँ पर आपको ये कार्ड की डिटेल देने के लिए आता है कि आप इस कार्ड नंबर को यहाँ पर सेव कर लें, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई कार्ड से पेमेंट करना चाहें तो आप बहुत जल्दी उसकी पेमेंट कर पाएं। तो ज़्यादातर लोग वहाँ पर अपने उस कार्ड की डिटेल को सेव कर देते हैं, जिससे कि आप आसानी से अगली बार इस्तेमाल कर सकें। तो ये जो डिटेल्स हैं, अगर हम इनको कहीं अपने किसी ऐप में या कहीं अपनी नेट बैंकिंग में इस्तेमाल करते हैं तो इसी टर्म को टोकनाइजेशन कहा जाता है। जी बिल्कुल। जब जो वो पहली बात है कि जो आपकी एटीएम की डिटेल या फिर जो आपके डेबिट कार्ड की वहाँ पर जो डिटेल होती है, उस नंबर को, जब मैंने बताया कि ऑनलाइन जब आप पेमेंट करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है कि आप उस कार्ड की पूरी डिटेल को उस वेबसाइट पे सेव करना चाहते हैं या फिर आप वहीं पर आप टोकनाइजेशन के थ्रू आप कार्ड की पेमेंट करना चाहते हैं। तो ऐसे समय पे जनरली लोग अब जब जैसे आरबीआई ने इस चीज़ को धीरे धीरे कंपलसरी कर रही है, क्योंकि आपके डेबिट कार्ड की जो डिटेल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और उस डिटेल को कोई भी हैक करके, या फिर सपोज करिए कि आप ABC वेबसाइट पे अपनी कार्ड की डिटेल को एंट्री करते हैं और ऐसा होता है कि ABC जो भी आपकी वेबसाइट है, उस वेबसाइट को कोई हैकर हैक कर लेता है तो आपके कार्ड की डिटेल भी उसके पास होगी और उसके बाद फिर आपके अकाउंट से पैसे वो बहुत आसानी से निकाल सकता है। लेकिन जो RBI टोकनाइजेशन स्कीम है या फिर RBI टोकनाइजेशन जब आप अप्लाई उसमें लेते हैं, यानी कि जब आप कार्ड की डिटेल डालेंगे उसी समय ऑप्शन आएगा कि आप टोकनाइजेशन सेव करना चाहते हैं, तो आपको एक OTP वहां पर आ जाएगी और आपका RBI टोकनाइजेशन कोड जनरेट हो जाएगा और वो जो है उस वेबसाइट पे सेव होगा। तो अगर कभी कोई भी उस वेबसाइट को हैक करता है या वो वेबसाइट अपना डेटा लीक करती है तो सिर्फ वहां पर टोकनाइजेशन कार्ड की डिटेल होगी, यानी 4 अंकों की, जिससे उसके पास ना तो कार्ड डिटेल होगी, ना एक्सपायरी डिटेल होगी, ना CVV नंबर होगा, तो आपकी सेफ्टी वहां पर बन जाती है। बिल्कुल। यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे रवि जी आपसे कि कौन लोग हैं वो जो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और किस तरह से उठा सकते हैं? क्या इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया हुआ है RBI ने? नहीं, देखिए, जिसके पास भी अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है और जो लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, जैसे आप किसी टिकट को बुक करते हैं, आप कोई परचेजिंग करते हैं, आप शॉपिंग करते हैं किसी भी वेबसाइट पे, वो लोग इसको अडॉप्ट कर सकते हैं और जब आप पेमेंट करने के लिए जब जाते हैं तो उसी टाइम पे ये ऑप्शन आपको वहां पर रीजनरेट करना पड़ता है। पूरे प्रोसेस में RBI के रोल की बात करें तो वो किस तरह से वो रोल प्ले करता है? आप बोल रहे हैं कि काफ़ी सेफ है, सिक्योर है, तो किस तरह से ये वो सेफ्टी हमें मुहैया करा रहा है? देखिए, RBI ने अब धीरे धीरे कंपलसरी कर रहे हैं कि आप RBI टोकनाइजेशन कार्ड खोलें, क्योंकि इसमें RBI डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है और RBI कोशिश ये कर रहा है, मैं इसको एक एग्जांपल से अगर आपको समझाता हूं तो आपको क्लियर होगा कि जब भी कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल आप किसी भी वेबसाइट पे जब एंट्री करते हैं और सेव कर देते हैं तो वो उनके डेटा सर्वर पर सेव हो जाती है। लेकिन जब आप RBI टोकनाइजेशन कार्ड सेव करेंगे तो वो उस टोकनाइजेशन नंबर की वजह से आपकी जो डिटेल है वो सिर्फ बैंक और RBI के पास ही होगी और जब कोई वेबसाइट हैक करेगा तो उसको सिर्फ टोकनाइजेशन नंबर मिलेगा, बाकी कोई डिटेल नहीं मिलेगी। तो आपको ये सेफ्टी इसलिए RBI यहाँ पर प्रोवाइड करता है। बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात करूँ तो किस तरह से टोकनाइजेशन उससे इंटरकनेक्टेड है? देखिए, इससे इसलिए कनेक्टेड है कि आपके 14 डिजिट के नंबर होते हैं और जब आप टोकनाइजेशन का यूज़ करते हैं तो सिर्फ आपके 4 डिजिट नंबर ही वहाँ पर डिस्प्ले होंगे और बाकी डिटेल्स जो है वो बैंक के पास होगी, आपके पास सेफ होगी। तो अगर कोई हैक करके जाता भी है तो वो सिर्फ 4 डिजिट पाएगा, यानी 14 डिजिट के नंबर उसको नहीं मिलेंगे। तो आपको क्लियर अंदाज़ा लग जाता है कि ये डेटा सिक्योरिटी का मामला है और इसकी वजह से आपका इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन यहाँ पर RBI ने खास तौर से ध्यान रखा है। तो वो जो टोकन है, क्या वाकई टोकन दिया जाता है बदले में, हमें वो लेना पड़ेगा हमें बैंक से? और अगर लेना पड़ेगा तो वो कहाँ रखा जाता है? वो हमें मिलता है या बैंक के पास रहेगा? नहीं, ये कोई बैंक आपको प्रोवाइड नहीं करता। मैंने जैसा बताया कि आप जब किसी वेबसाइट पे ऑनलाइन पेमेंट के लिए जाते हैं तो जब आप वहाँ क्रेडिट कार्ड अपनी या डेबिट कार्ड डिटेल डालते हैं तो उसी समय आपके लिए वो वेबसाइट वहाँ पर नंबर, टोकनाइजेशन का नंबर प्रोवाइड करने के लिए पूछती है और अगर आप टोकनाइजेशन सिस्टम यूज़ करते हैं तो आपके मोबाइल पे OTP आता है। वो OTP जब आप वेरीफाई करेंगे तभी
उसमें टोकनाइजेशन नंबर एडजस्ट होगा। आप सपोज करिए कि आप दूसरी किसी वेबसाइट पे जाते हैं, तो आपको वहां पर आप जैसे ही आप अपने कार्ड की डिटेल सेव करेंगे तो फिर आपको ऑप्शन आएगा कि आप टोकनाइजेशन यूज कर लें, तो आप वहां पे भी आपको ओटीपी आएगा और नया टोकनाइजेशन नंबर आएगा। यहाँ पर क्योंकि टोकनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, 4 डिजिट नंबर जब हमारे पास होगा तो क्या इसका असर कार्ड इंडस्ट्री पे पड़ेगा? क्या हमें कार्ड लेना ज़रूरी होगा उस वक्त भी? नहीं, जो लोग भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं खासतौर से डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से, उनके लिए ये ऑप्शन है कि वो अडॉप्ट करें या ना करें, क्योंकि अगर आप बार बार उस वेबसाइट पे जा रहे हैं और आप पेमेंट अपना बार बार आप पेमेंट करने चाहते हैं, या फिर बहुत सी जगह पे ऐसा होता है कि हम डेबिट कार्ड डिटेल नहीं देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप टोकनाइजेशन सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। जी, मतलब यहाँ पर जो कार्ड है उसका लेना कंपल्शन ही है, क्योंकि कार्ड से ही आपके जो नंबर्स हैं वो जनरेट होंगे, तो कार्ड इंडस्ट्री पे इसका कोई असर होने वाला नहीं है। ऐसा ही है रवि जी? जी बिल्कुल, देखिए कार्ड से इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अगर है तभी आप टोकनाइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल ये युग है और यहाँ पर जो फिशिंग जैसे अटैक्स होते हैं अकाउंट पे, ये सब चीज़ें बहुत होती हैं, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं चाहूँगी एक बार फिर से आप बेनिफिट्स हमारे व्यूअर्स को बता दें। ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल बार बार करते हैं तो आपको टोकनाइजेशन, आरबीआई टोकनाइजेशन कार्ड सिस्टम ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। कोई परेशानी नहीं है, किसी भी वेबसाइट पे मैं आपको बहुत प्रोसेस भी छोटा सा बता देता हूँ। किसी भी वेबसाइट पे XY वेबसाइट पे जाते हैं और आप कोई चीज़ की परचेजिंग करते हैं, तो वहाँ पे आप कार्ड डिटेल जब एंटर करेंगे, जैसे ही आप कार्ड डिटेल एंटर करेंगे, आपको वहीं पर छोटा सा ऑप्शन आ जाएगा कि आप टोकनाइजेशन चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं डिटेल को। तो आप डिटेल को कभी भी यस मत करिए, आप वहां पर टोकनाइजेशन पे जाइए। जैसे ही आप टोकनाइजेशन पे क्लिक करेंगे, आपको OTP आएगा। उस OTP की एंट्री करते ही वो कार्ड डिटेल आपकी जो है वहां से हाइड कर दी जाएगी और टोकनाइजेशन के नंबर वहां पर डिस्प्ले होंगे, जिसके थ्रू आपका जो पेमेंट है वो सिक्योर हो जाएगा। बिल्कुल, सेफ और सिक्योर पेमेंट के लिए टोकनाइजेशन ज़रूरी है। रवि जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी आज हमें भी मुहैया कराइए, क्योंकि इससे पहले मैं खुद भी टोकनाइजेशन के बारे में इतना नहीं जानती थी, एंड आई एम श्योर जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको तो बहुत अच्छी जानकारी मिली ही है। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसका नाम है सरकारी योजनाओं से लाभ। इस बार हम आपको जिस योजना की जानकारी दे रहे हैं वो एक ऐसी योजना है जिसने देश के बागवानी क्षेत्र को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। क्या है योजना का नाम, हम बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ DD किसान पर। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम डिजिटल किसान में। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको योजना के बारे में क्लू दिया था, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों ने गेस भी कर लिया होगा। तो बिना देरी के आइए जानते हैं क्या है वो योजना, और मैं आपको बता देती हूँ योजना का नाम है राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना। तो आइए पेश है एक रिपोर्ट ज़्यादा जानकारी के लिए। भारत में करीब 3.25 करोड़ हेक्टेयर पर इस समय बागवानी फसलें बोई जा रही हैं और उत्पादन 33 करोड़ टन को भी पार कर गया है। फल और सब्जियों की पैदावार के मामले में हमारा देश दूसरे नंबर पर है, जिनका सालाना निर्यात 34 लाख टन के आसपास पहुंच गया है। ये आंकड़े बताते हैं कि बागवानी फसलें भारत और भारतीय किसानों के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। वैसे बागवानी में सिर्फ फल और सब्जियां ही नहीं आती, बल्कि फूल, मसाले, सुगंधित पौधे, नारियल और कई तरह की दूसरी फसलें भी इनमें शामिल हैं। भारत उत्पादन के मामले में नित नई ऊंचाइयां छू रहा है, लेकिन उत्पादकता अभी भी समस्या बनी हुई है। बागवानी फसलों के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू किया। केंद्र प्रायोजित इस मिशन की शुरुआत 2005-06 में हुई थी और इसमें फल, फूल, सब्जियों, मसालों और नारियल के अलावा मशरूम, काजू, कोको, बांस, जड़ और कंद वाली फसलों को भी रखा गया। मिशन का उद्देश्य बागवानी फसलों का आमूल चूल विकास था।
ऐसा विकास जिनमें इनकी खेती, कटाई उपरांत क्रियाकलाप और मार्केटिंग भी शामिल हो। संरक्षित खेती इस मिशन का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। इसके अंतर्गत ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, लो या हाई टनल और मल्चिंग वगैरह पर जोर दिया जाता है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के पहले चरण में बागवानी फसलों का रकबा बढ़ाने पर बल दिया गया और बाद में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई से भी इसे जोड़ा गया। इसी तरह केंद्र सरकार ने बागवानी फसलों के और बेहतर विकास के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन शुरू किया। राष्ट्रीय बागवानी मिशन को भी उसमें शामिल कर लिया गया। सरकार इस मिशन के तहत किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। मिसाल के तौर पर संरक्षित खेती का ढांचा विकसित करने के लिए 50 से 70% तक का सरकारी अनुदान है। कटाई के बाद बागवानी फसलों में नुकसान का अनुपात काफी ज्यादा है। विशेषज्ञों का मानना है कि करीब 15 से 20% फल और सब्जियां उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाती हैं। यही वजह है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे रहा है। खासतौर से प्रसंस्करण तकनीक किसानों तक पहुंचाई जा रही है और भंडारण व्यवस्था को भी बेहतर बनाया जा रहा है। बागवानी क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए खेती के आधुनिक तरीके शामिल किए जा रहे हैं। साथ ही कुशल या अकुशल लोगों, खासकर बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का इंतजाम किया जा रहा है। मिशन ने बागवानी फसलों की पैदावार और क्षेत्रफल दोनों को बढ़ाने में मदद दी है। शुरुआती 1 दशक के दौरान ही इनके रकबे में औसतन 2.7% और उत्पादन में 7% का इजाफा दर्ज किया गया। 2004-05 में बागवानी फसलों की पैदावार 16 करोड़ 69 लाख टन रही थी, जो आज 33 करोड़ टन से भी ऊपर पहुंच गई है। यानी योजना की शुरुआत से लेकर अब तक उत्पादन 2 गुना हो गया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको सहायक कृषि अधिकारी या फिर जिला उद्यान कार्यालय में संपर्क करना होगा। यहाँ आपको जमीन के कागजात, आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो और बैंक अकाउंट डिटेल्स की जरूरत होगी। उम्मीद करते हैं कि डिजिटल किसान की आज की हमारी इस पेशकश में दी गई तमाम जानकारियां आपके बहुत काम आएंगी। अगर आपके पास प्रोग्राम से जुड़ा कोई भी सवाल है या आप हमें अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा पता है digital.agrikisan@gmail.com। अगले हफ्ते हाजिर होंगे कुछ और नई डिजिटल जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।